माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। हमने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करने का दो तरीका मैंने बताया था आपको, दो मेथड। तो फर्स्ट मेथड आपको बताया था एवरेज रेट। एवरेज रेट इक्वल टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। बट इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट में जो होता है at a particular moment of time change in concentration, तो dx अपॉन dt होता है। यानी एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एक क्षणिक समय पर चेंज इन कंसंट्रेशन को ही इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। डेल टी जो होता है, डेल टी टेन टू जीरो। जब डेल टी टेन टू जीरो तो एवरेज रेट को ही इंस्टेंटेनियस रेट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकुलर मोमेंट पर चेंज इन कंसंट्रेशन को इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट को डिफरेंशियल रेट भी कहते हैं। इसे डिफरेंशियल रेट के भी नाम से जाना जाता है। इसे डिफरेंशियल रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन डिफरेंशियल कैलकुलस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस रेट भी क्या होता है? चेंज ऑफ रेट विथ रेस्पेक्ट टू वन क्वांटिटी टू अदर क्वांटिटी टाइम, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस रेट को डिफरेंशियल रेट के भी नाम से जाना जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट का डिटर्मिनेशन आसान नहीं होता है, क्योंकि इसे डिटरमाइन करने के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। यानी इस तरह से आप जो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक कर्व लाइन प्राप्त होती है। उस कर्व लाइन पर एट ए पॉइंट टी पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। This line is touched to this point and calculate the slope of tangent line known as instantaneous rate। यानी instantaneous rate or instantaneous rate equal dx upon dt। चेंज इन कंसंट्रेशन, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम इक्वल स्लोप, निगेटिव स्लोप। स्लोप जो है डाउन होता है, इसलिए निगेटिव स्लोप। प्रोडक्ट के केस में यह स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि टाइम और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में ग्राफ वर्टिकल मिलता है। लेकिन रिएक्टेंट और टाइम के कंसंट्रेशन के बीच जो है ग्राफ क्या होता है? डाउनवर्ड मिलता है। इसमें जो स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, तो सबसे पहले हमें टेंजेंट लाइन ड्रा करनी होगी और उस टेंजेंट लाइन के स्लोप को ही मेजर करके हम इंस्टेंटेनियस रेट पॉइंट्स पर, अगर इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है तो फिर हमें टेंजेंट लाइन ड्रा करनी होगी। इस पॉइंट पर अगर इंस्टेंटेनियस रेट काउंट करना है तो टेंजेंट लाइन ड्रा करनी होगी और इसके बाद स्लोप मेजर करके हम इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर।
अगर हमें इस पॉइंट्स पर इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करने हैं तो टेंजेंट लाइन ड्रा करनी होगी और इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप आएगा उसी को हम जो है इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें हमें डिफरेंट टाइम पर कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन मिल जाता है, जो हम आसानी से किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर एंड रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए हम डिफरेंशियल रेट को इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, ये डिफरेंट पॉइंट पर जो है डिफरेंट इंस्टेंटेनियस रेट होगा, बट अगर हम पूरे एरिया को यानी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच जो t इक्वल 0 है और t इक्वल t है, कंसंट्रेशन t टाइम पर r नॉट है और t टाइम पर rt का है, तो उसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एक इंटीग्रेशन इक्वेशन मिल जाता है। तो आइए हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल देते हैं। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत पर पहुंचे थे। सपोज कह लीजिए कि यह पर्वत है और उस पर्वत पे संजीवनी बूटी यहाँ पर है। वहां पर लाने के लिए जब पहुंचे थे तो रावण ने क्या किया था, उस संजीवनी बूटी को डिफरेंशिएट कर दिया था। ऐसे ही कई संजीवनी बूटी यानी डिफरेंट पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर दिया था, यानी संजीवनी बूटी को क्या कर दिया था, डिफरेंशिएट कर दिया था, जिसे कोई पहचान न सके। तो हनुमान जी ने क्या किया कि सोचा कि अगर हम किसी एक प्लांट्स को लेके जाते हैं तो फिर हो सकता है वह बूटी ना हो, तो फिर हमें दूसरे प्लांट्स को लाना पड़ेगा, तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरह से अगर इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है तो फिर हमें टेंजेंट लाइन ड्रा करनी होगी, फिर हमें उसका फिर स्लोप निकालना होगा, तो फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे। फिर इस पॉइंट्स पर अगर हमें स्लोप ड्रा करना होगा, फिर इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना होगा, इससे बार बार क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। सेम उसी तरह से हनुमान जी ने भी क्या किया कि किसी भी प्लांट्स को डिफरेंशिएट करने के बजाय पूरे पर्वत को ही क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस पूरे पर्वत को ही उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, जिससे आपको जो है एक रिलेशन मिल गया और उस रिलेशन से आप जो है संजीवनी बूटी को आसानी से प्राप्त कर लिया गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है इंस्टेंटेनियस रेट को अगर हम ज्वाइंट कर देते हैं और ज्वाइंट करके कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, डिफरेंट टाइम पर उसी रेट को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं। तो आइए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन प्राप्त करते हैं। Consider a first order reaction. Consider a first order reaction R changed to P. रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस रिएक्शन की
ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। अब इस रिएक्शन के लिए लेट कर लेते हैं, लेट R naught is the concentration of reactant at time t equal 0। जब टाइम 0 है तो उस समय और नॉट क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। फिर जो है आर टी इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, एट टाइम टी। टी पर जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, और टी है। स्मॉल के इज द रेट कांस्टेंट, और क्या के क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो इस तरह से रिएक्शन को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। रेट इक्वल यानी इंस्टेंटेनियस रेट माइनस डी आर का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, ये इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये एक्सपेरिमेंटल रेट है, एक्सपेरिमेंटल रेट क्या है, रेट इक्वल रेट कांस्टेंट के इंटू ए के कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1। यहां पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहां पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 होगा, ये आर है। ये इक्वेशन नंबर हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। दोनों ही रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग एबव इक्वेशन 1 एंड 2, तो माइनस डी आर का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इक्वल के इंटू आर का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1। इस इक्वेशन को जो है, या इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ई आर का कंसंट्रेशन अपॉन, अब ये जो है dt को हम जो है रीअरेंज कर देते हैं, r का कंसंट्रेशन इधर ला देते हैं, तो r का कंसंट्रेशन इक्वल माइनस के, और dt को इधर ला देते हैं तो dt, यानी यह इक्वेशन जो है आपका कैसा इक्वेशन है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोला जाता है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। जिस तरह से हनुमान जी ने जो है डिफरेंशिएटिंग संजीवनी बूटी को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, एक साथ उठा लिया, उसी तरह से हम इस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आइए लिखिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन,
इस इक्वेशन के जो है दोनों साइड क्या कर देते हैं, इसी को इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। थर्ड इक्वेशन को जो है हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। डी आर का कंसंट्रेशन अपॉन आर का कंसंट्रेशन इक्वल माइनस के डी टी। अब इसमें हम इंटीग्रेशन की साइन लगा देंगे। अब यहां से इंटीग्रेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा इंटीग्रेशन जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लिमिट कंसीडर कर लेते हैं, एक चेंज देख लेते हैं, यानी फिक्स टाइम पर जो है चेंज कंसंट्रेशन कितना हुआ, यानी टी टाइम इक्वल 0 से लेकर के टी टाइम के बीच चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है। तो उस तरह से हम लिमिट कंसीडर करके भी हम इस डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं और जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से आपको इंटीग्रेशन समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनिट यानी कंप्लीट इंटीग्रेशन समझते हैं। इस इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन या कंप्लीट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आइए एट टाइम टी इक्वल 0 है और यहां पर टाइम क्या है, टी है। तो इस dt को जो है t और 0 से लेके t टाइम के रेस्पेक्ट में इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यानी यहां पर रिएक्टेंट जब टाइम t 0 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा, R0 होगा। जब टाइम t है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो गया होगा, RT हो गया। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन R0 से लेकर के RT, चेंज इन टाइम आपका जो है 0 से लेकर t के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है। जिस तरह से हनुमान जी ने x और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूरे पर्वत को क्या कर दिया था, इंटीग्रेट कर दिया था, उसी तरह से आप भी एक लिमिट के बीच इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 R का कंसंट्रेशन इंटू dr का कंसंट्रेशन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और इसको जो है इसका इंटीग्रेशन माइनस है तो नहीं होगा, और के जो है कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको माइनस के बाहर कर लेंगे और इस dt का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके t तक। और इसका इंटीग्रेशन जो है R0 से लेकर के RT तक आप इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको जो है इंटीग्रेशन का एक फार्मूला बता देते हैं जो यहां पर यूज किया गया है। 1/x इंटू dx का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका ln x मॉड लग जाता है, यानी ये वर्टिकल बार्स कहते हैं, प्लस c। अब यहां पर जो है c नहीं नोट करेंगे क्योंकि यहां पर जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। बट यहां पर जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो डेफिनिट यानी कंप्लीट इंटीग्रेशन है, लिमिट के अंदर है। जब इंटीग्रेशन में लिमिट साइन लगा हो तो उस समय यह रेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट का साइन नहीं लगाते हैं। तो यहां पर ये जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की यहां पर जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये है
कि दिस वैल्यू इज नॉट निगेटिव साइन, कभी भी यह वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, यानी नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए। और यहां पर एक जो है फॉर्मूला यूज किया गया है, dt का इंटीग्रेशन t होता है। एक सेकेंड हमने यहां पर यूज कर दे रहे हैं, जैसे आपको dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका जो लिमिट क्या है 0 से लेकर के कितने तक, t तक। इसी तरह से x का यहां पर इंटीग्रेशन लिमिट क्या था, x 0 से लेकर के x तक इंटीग्रेशन था। और उसी तरह से यहां पर जो है यहां पर भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो है आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां पर भी इंटीग्रेशन साइन प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यह लिमिट में इंटीग्रेशन है, यहां पर भी लिमिट में इंटीग्रेशन है, तो इस तरह से कर लेंगे। तो आइए हम इसका इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा ln r का कंसंट्रेशन लिमिट r नॉट टू r t इक्वल यहां पर माइनस के, और ये dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये t हो जाएगा, और इसका लिमिट कितना होगा 0 से लेकर के t तक। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपको करना क्या है, एक बार जो अपर लिमिट को r के प्लेस पर रखना है, दूसरी बार जो है r नॉट की जो है लोअर लिमिट को यहां पर रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे ln r t का कंसंट्रेशन, t टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, माइनस ln r नॉट का कंसंट्रेशन, जब t टाइम 0 है तो उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इक्वल क्या हो जाएगा माइनस के और t माइनस 0, यानी अपर लिमिट, एक बार t को यहां रखेंगे, दूसरी बार माइनस यहां करेंगे तो t माइनस 0 इक्वल क्या हो जाएगा t, यानी आपका जो फॉर्मूला आ गया ln r t का कंसंट्रेशन यानी t टाइम पर कंसंट्रेशन माइनस ln r नॉट का कंसंट्रेशन इक्वल माइनस के टी। यही जो है इस इक्वेशन को ओ आर दूसरी तरफ से इस तरह से भी लिख सकते हैं, ln r टी टाइम पर कंसंट्रेशन है इक्वल माइनस के टी प्लस ln और नॉट का कंसंट्रेशन, टी टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, टी टाइम 0 है तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और टी टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के बीच जो है एक रिलेशन मिल जाता है, यानी डिफरेंट टाइम पर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन को ही इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी यह इक्वेशन क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाएगा। यानी इससे आप आसानी से विदाउट स्लोप ड्रा किए हुए भी आपको अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू नोन करनी है तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0 पर आपको मालूम होनी चाहिए, और एट टी टाइम पर रिएक्टेंट का क्या कंसंट्रेशन है, तो आप जो है रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आइए हम एक सेकंड मेथड बताते हैं कि इंटीग्रेशन का दूसरा मेथड क्या है, यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं विदाउट लिमिट में। डिफरेंशियल रेट क्या है? डिफरेंशियल रेट क्या है? डी और का कंसंट्रेशन अपॉन और का कंसंट्रेशन इक्वल माइनस के इंटू डी टी। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर हमने थर्ड माना था। इक्वेशन थर्ड को हम इंटीग्रेट करेंगे विदाउट लिमिट में। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर का कंसंट्रेशन अपॉन आर इक्वल माइनस के डी टी, ये स्मॉल के है, ध्यान देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln आर होता है, यानी ln x होता है, तो यहाँ पर r है तो क्या हो जाएगा? ln r हो जाएगा। इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा? k कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो इसको रिमूव कर लेते हैं बाहर। तो माइनस k और dt का इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा? t और प्लस c। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i भी लिख सकते हैं। यह i क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। i क्या है? एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि यह इंटीग्रेशन जो है विदाउट लिमिट में किया गया है, क्योंकि यहाँ टाइम हम रेंज नहीं किए हैं। एक पार्टिकुलर इंस्टेंटियस मैंने कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर dt टाइम पर हम जो है रेट चेंज देखना चाहते हैं, वो कितना हुआ है। तो आइए हम यहाँ पर विदाउट लिमिट में इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसको इफ अगर कंसीडर करते हैं, इफ t इक्वल 0, जिस समय टाइम 0 था तो उस समय जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो R था वो क्या है? R नॉट के इक्वल होगा, क्योंकि ये T टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। लेकिन जब टाइम 0 है तो उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, R नॉट होगा। तो अब यहां पर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या होगा? अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं तो ln r नॉट इक्वल माइनस के इंटू 0 प्लस आई। अब 0 की का इंटू के में कर देंगे तो वैल्यू 0 हो गई, तो ये वैल्यू क्या हो गई? ln r नॉट इक्वल आई, यानी ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ln r का कंसंट्रेशन इक्वल माइनस के टी प्लस ln r नॉट का कंसंट्रेशन। तो आपको यह एक इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो है, सॉरी ये नॉट नहीं रहेगा, यह t टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और यह t टाइम 0 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो इस तरह से यह इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिला। इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पर डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट के बीच में यह एक रिलेशन है। इस रिलेशन से आप जो है रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आसानी से आपको ग्राफ प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, या इस रिएक्शन से भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, y इक्वल mx प्लस सी से कंपेयर करके भी हम इस फार्मूले इंटीग्रेटेड रेट का भी हम ग्राफ खींच करके आप जो है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इस इक्वेशन से आपका दोनों तरीका है, ग्राफ प्लॉट करके भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं और विदाउट ग्राफ का भी आप रेट कांस्टेंट और डिफरेंट टाइम पर कंसंट्रेशन भी मेजर कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या होता है और क्यों होता है और कैसे होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे मैंने यहां पर इंटीग्रेशन किया ln लगाया, उसी तरह से dx का इंटीग्रेशन किया तो x बनाया, जैसे dt का इंटीग्रेशन किया गया तो t बनाया गया। तो यह कैसे इंटीग्रेशन हुआ, तो ये इंटीग्रेशन के फार्मूले अप्लाई किए गए हैं जो आप समझ सकते हैं। तो आइए हम कुछ फार्मूले बता देते हैं जिससे यह इंटीग्रेशन आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फार्मूला कंसीडर करेंगे, पावर रूल के नाम से जाना जाता है। पावर रूल में क्या होता है, जैसे आपको x के पावर n है इंटू dx है। अब ये डिफरेंशियल फॉर्म है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसके लिए जो n के पावर वाले हैं तो x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या i ऐड करना पड़ेगा। यह क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, c या i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से x के पावर 2 है इंटू dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x के पावर यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो ये 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। यहाँ n प्लस 1 होता है, ऊपर भी n प्लस 1 होता है, तो प्लस c। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा। कंडीशन यहाँ पर है कि वैल्यू ऑफ n इज नॉट इक्वल टू -1, यानी n की वैल्यू जो है -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर -1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 कैंसिल होके 0 हो गया, और किसी टर्म का 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड नहीं होगा, इनफाइनाइट आएगा, तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी। तो बस यहाँ पर ध्यान देना है कि n की वैल्यू जो है -1 नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग्स क्या है, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस c होता है। वो कैसे, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस c क्या है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है। इसको आप जो है इस तरह से कर सकते हैं समझने के लिए, x के पावर 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन करेंगे, x के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यही dx ही हुआ। अब इसको हम पावर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा, x के पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, यानी x के पावर 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x के पावर 1, और यहाँ पर 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, यानी ये आपका वैल्यू क्या हो गई, x प्लस c। यानी इस तरह से आप डायरेक्ट dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस c होगा, जहां पर हमने dt का इंटीग्रेशन किया था। नेक्स्ट कांस्टेंट इंटीग्रेशन करते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म है,
जैसे 2 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको बाहर कर लेंगे और dx का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस सी, यानी ये 2x प्लस सी, यह इंटीग्रेशन हुआ। नेक्स्ट कंडीशन जो है आपका एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन भी है। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन में आपका क्या होता है, e⁻x इंटू dx का इंटीग्रेशन करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन है, तो आपका e⁻x प्लस c होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल पावर का जो होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x प्लस c होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम जो है रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। 5 रूल क्या है रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन के लिए, रेसिप्रोकल फंक्शन है तो यानी 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ये रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका वर्टिकल बार यूज कर लेंगे जिसको मॉडुलस कहते हैं, प्लस c। जो अभी हमने वहां पर इंटीग्रेशन किया था तो उसमें हमने लिमिट लिखा था, इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट c नहीं ऐड किया, और यहाँ पर विदाउट लिमिट है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसमें लिमिट यानी आपका जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे। तो ये हो गया। अब ln x हो गया, इसको आप क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। ये जो वर्टिकल लाइंस मीन्स क्या होगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, निगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब इसी तरह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिमिट वाले इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन करेंगे विद इन लिमिट में 2 to 4। तो अब इसका एक लिमिट दिया हुआ है, तो इसमें आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट c नहीं ऐड करेंगे। तो आइए हम इंटीग्रेशन, तो x के स्क्वायर या पावर रूल्स पे इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर 3/3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब इसका जो लिमिट दिया गया है 2 से 4 के बीच, तो अब x के प्लेस में एक 1 टाइम्स 4 रखेंगे, दूसरे टाइम जो है 2 रखेंगे, तो आपका हो गया 4 की पावर 3/3 माइनस 2 के पावर 3/3, तो ये क्या हो गया 64/3 माइनस 8/3 इक्वल 56/3। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हम और लिमिट वाला इंटीग्रेशन आपको बता देते हैं। जैसे रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन है वो लिमिट में है, जैसे 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है विद इन लिमिट 2 to 4। इसका क्या करना है, लिमिट 2 से 2 के 4 में इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा ln x। अब इसका जो है इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 2 से लेकर के 4 प्लस c, तो c यहां पर नोट नहीं करेंगे। पहले वाले में मैंने c नोट कर दिया था, वो गलत हो गया। चलिए इसमें c नोट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर लिमिट दिया हुआ है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो
तो 1 टाइम्स 4 रखेंगे, दूसरे टाइम जो है 2 रखेंगे, तो ln 4 माइनस ln 2, यानी इसको वैल्यू को आप लिख सकते हैं ln 4/2, यानी यह वैल्यू क्या हो गई ln 2। तो ln 2 एक नेचुरल लॉगरिथम है, इसको लॉग में चेंज करेंगे, इसका बेस e होता है, तो ln इक्वल 2.303 log 10 ये होता है। तो अगर इसको लॉग में वैल्यू चेंज करेंगे तो 2.303 इंटू log 10 2, तो log 2 की जो वैल्यू होती है 3010 होती है, तो 2.030 इंटू 0.3010, यानी इसको इंटू कर देंगे तो 0.6931 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है किसी भी डिफरेंशियल फॉर्म को लिमिट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से कुछ ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन होता है जो आप आगे पढ़ेंगे, बट हमारे लिए यूजफुल नहीं है। जैसे आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन कैसे होता है, cos x इंटू dx का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, sin x प्लस c हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम sin x इंटू dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या होगा, माइनस cos x प्लस c। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के और भी इंटीग्रेशन है जो हम आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकेंगे। तो हमने आपको इस वीडियो में सिखाने का प्रयास किया कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या है, क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो आगे आप पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख कर दिखाया, वह 2 मेथड से, यानी आपको जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन मेथड से और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मेथड से, दोनों ही तरीके से आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन करने का मैंने तरीका बताया। और इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्यों किया जाता है वो आपने देख लिया। धन्यवाद।